अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर एफएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो आपका एफएससी का बोर्ड का पेपर होता है उसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सारा आता होता है, बुक से सारा उन्होंने याद किया होता है, लेकिन उनको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। उन्हें ये तरीका नहीं आता कि हमने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या लॉन्ग क्वेश्चन कोई आ गया है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है तो इसमें हमने क्या लिखना है। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती। तो आज के पेपर में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी कि आपने अपने बोर्ड के पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। क्योंकि अगर आपको पेपर को अटैम्प्ट करना आता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, लेकिन आपको वैसे पूरा पेपर आता है, आपने याद किया होगा, लेकिन अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, तो आप सिर्फ 60 to 70% मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पेपर का होता है एमसीक्यू पोर्शन। आपको जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक आंसर शीट मिलती है। ठीक है, उस आंसर शीट के ऊपर जो आपका पहला पेज होता है उसके ऊपर बबल्स बने होते हैं। आपके जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं उतने आपके बबल्स बने होते हैं, और वो बबल्स आपको एक और पेपर मिलता है जिसके ऊपर आपके एमसीक्यूज़ लिखे होते हैं। वहाँ से आपने एमसीक्यूज़ देखने होते हैं, और जो आपकी आंसर शीट होती है जिसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर वगैरह सब लिखा होता है, और जिसके ऊपर आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, वो जो एक आपको बुकलेट मिलता है उसके पहले पहले पेज पर आपके बबल्स दिए होते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं। इस पोर्शन को आपने बहुत केयरफुली फ़िल करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यू फ़िल कर रहे हैं, ठीक है, बबल्स फ़िल कर रहे हैं, एक एमसीक्यू वहाँ से छोड़ दिया, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर था वहाँ से एमसीक्यू रीड किया, वो नहीं आया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके बबल को छोड़ना भूल गए। ठीक है ना। और मतलब अगर 7वें का इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और वो उनको 7वां क्वेश्चन नहीं आया तो उन्होंने 7वां क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन अब उन्होंने 8वां क्वेश्चन पढ़ा, यानी 8वां एमसीक्यू पढ़ा, और 8वें एमसीक्यू का बबल उन्होंने 7वें के बबल में फिल कर दिया, तो इस तरह पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। तो सबसे जो पहली चीज़ आपने ना अपने हर एमसीक्यू फिल करने के बाद आपने अपना सीक्वेंस चेक करना है कि क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का बबल उसी के सामने फिल किया है, 8 का बबल उसके सामने फिल किया है, यानी कहीं मेरा सीक्वेंस तो नहीं ख़राब हो रहा पीछे से। तो ये आपने ज़रूर सीक्वेंस चेक करने हर एमसीक्यू करने के बाद। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग एमसीक्यू में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने बुक की लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जो एफएससी में जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना वो बाहर से कहीं से नहीं आते, आपकी बुक के अंदर से आते हैं। ख़ास तौर पर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री में तो ख़ास तौर पर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा बायो में आपकी बुक के अंदर से एमसीक्यूज़ आते हैं, बुक की लाइन्स उन्होंने उठाई होती हैं। तो अगर आप लोग एमसीक्यू में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपने बुक की लाइन्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दूसरा पॉइंट यही है कि आपने बबल्स को बहुत केयरफुली फिल करना है। आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी, वहाँ पे लिखा होता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए और हाफ फिल्ड भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया या कुछ इस तरह से, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बबल को पूरा फिल करना है और उसको उससे इंक बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए, और अपना सीक्वेंस ज़रूर चेक करना है। और वैसे तो लिखा होता है कि आप ब्लू या ब्लैक मार्कर या बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेंशली आपको ब्लू यूज़ करना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है, बॉल पॉइंट से, पेन से या ब्लू मार्कर से आपने बबल्स फिल करने हैं। अच्छा, एक और टिप जो एमसीक्यू पोर्शन के लिए देना बहुत ज़रूरी है वो ये कि स्टेटमेंट को पूरा रीड करें, जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, और उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़ें। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 की एमसीक्यू नंबर 1 की आपने स्टेटमेंट रीड की है और उसका आंसर आपको ऑप्शन ए में नज़र आ गया है, आपने फ़ौरन जाके ऑप्शन ए का बबल फिल कर दिया, आपने आगे वाले ऑप्शंस पढ़े नहीं। हो सकता है आगे वाले ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन ठीक हो और फिर आगे जाकर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी मौजूद हो, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी मौजूद हो। तो ये बात आपने एमसीक्यू करते हुए हमेशा याद रखनी है कि स्टेटमेंट को बहुत गौर से और पूरा रीड करने और सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। चाहे आपको पहले ए में आंसर मिल जाए, बी में आंसर मिल जाए, सी में आंसर मिल जाए, आपने पूरा डी तक आपने ऑप्शंस रीड करने हैं, तब जाकर आपने बबल फिल करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट को बहुत गौर से रीड करना है। कभी कभी स्टेटमेंट पूरी लिखी होती है और एंड पे एक वर्ड लिखा होता है एक्सेप्ट, या फिर दरमियान में एक लफ्ज़ लिखा होता है नॉट, तो ये नॉट, एक्सेप्ट, इस तरह वाले अल्फाज को आपने ज़रूर देखना होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे इन चीज़ों में गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं आपके अपने एफएससी के एग्ज़ाम के अंदर।
तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को आप 5 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 5 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे फ़िज़िक्स में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस इतने बड़े नहीं होते, आपने फार्मूला लिखना होता है या कोई इक्वेशन लिखनी होती है या आपने कोई छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो कुछ आपके 2 से 3 मिनट में भी कंप्लीट हो जाते हैं। बट बायो के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो आपने बस ये देखना है कि आपने विदिन 5 मिनट्स अपने हर शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तभी जाकर आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डायग्राम्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह ये सब ड्रा करने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये माइंड होता है कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनानी होती हैं या ग्राफ्स वगैरह जो भी हैं वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में ड्रा करने होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डायग्राम्स बनाएं। हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना रहे फिर भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे दे, लेकिन एक एग्जामिनर का ना इम्प्रेशन बन जाता है, वो आपके शुरू के 5 या 6 शॉर्ट क्वेश्चंस चेक करेगा, उसको नज़र आएगा कि आपने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाई हुई हैं, आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, आपने ग्राफ्स बनाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, उसका एक इम्प्रेशन डेवलप हो जाएगा कि ये एक अच्छे बच्चे का पेपर है। आगे वो आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स देता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने डायग्राम्स नहीं बनाए हुए, ऐसे छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पॉइंट्स वगैरह नहीं बनाए हुए, तो वो शायद किसी में आपको 2 दे दे, किसी में आपको 1 दे दे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी शायद वो आपको फुल मार्क्स ना दे, 4.5 दे दे, 4 दे दे। यानी कि मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है, और इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पेपर के पहले 2-3 पेजेस में अपना एक अच्छा इंप्रेशन डेवलप कर लिया एग्जामिनर पर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको आगे वाले सारे सवालों में फुल मार्क्स दे देगा। बेशक आपने अंदर कोई गलतियाँ भी की हुई हैं, फिर भी वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट करना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने डायग्राम्स ज़रूर ड्रा करनी है, मतलब हर में तो नहीं हो सकती ड्रा, लेकिन जिसमें ड्रा हो सकती है उसमें आपने ज़रूर ड्रा करनी है। कहीं से भी आप डायग्राम निकाल लें, ग्राफ निकाल लें, ठीक है। बुक में नहीं भी बना हुआ, किसी की बुक में देख लें, गूगल से देख लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हर तकरीबन अगर 8 हैं तो उसमें से एटलीस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ज़रूर डायग्राम्स बनानी है हर पेज में से, हर पार्ट में से। अच्छा, दूसरा बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं। इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर को ढूंढ के वो पॉइंट निकालना पड़ता है जो वो देखना चाह रहा होता है वो पॉइंट। तो आपने कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन को पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। एटलीस्ट 2 हेडिंग्स तो आपकी ज़रूर नहीं चाहिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक तो वो हेडिंग होगी ना जो आप क्वेश्चन नंबर डालने के बाद हेडिंग देंगे, एक और हेडिंग भी आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी आप जितनी मर्ज़ी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन बना दें और आपकी शीट्स भी ख़त्म हो जाए और आपका टाइम भी ख़त्म हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 to 6 लाइन्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा है, जैसे बायो में कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं तो 7 to 8 लाइन्स आ सकती हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी एक पेज पर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपने हेडिंग्स ज़रूर बनानी है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना। नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। अब ये वो पोर्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कुछ एग्जामिनर होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में फुल मार्क्स नहीं देते, मतलब अगर आपका 4 नंबर का है तो वो 3 नंबर दे देंगे, ठीक है, 3.5 दे देंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में लिखा हुआ है तो फिर एग्जामिनर को मतलब उसको कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि उसने कहाँ से नंबर काटने हैं, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स देगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन को करने की ना एक ट्रिक होती है। आपने बुक से सारा याद किया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता कि वो आप सारा लिखो, तो आपने क्या करना है, आपने हेडिंग हर चीज़ की देनी है, अंदर आप बेशक थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, ठीक है। सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा जितना बुक में लिखा हुआ है सारा वहाँ पर आप छाप दें। तो हेडिंग आपने ज़रूर देनी है, अंदर बेशक आप खुला करके लिख दें तो वो थोड़ा बड़ा भी लगेगा, और ये एग्जामिनर मोस्टली हेडिंग्स ही पढ़ते हैं, अंदर से वो ऐसे सरसरी से देखते हैं। तो अगर आपने हेडिंग हर चीज़ की दी हुई है, हेडिंग में आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना, हर पॉइंट के आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। और दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। ज़ाहिर है जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो उसके नीचे आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते चले जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में मार्कर का मैक्सिमम यूज़ करना है आपने, ठीक है। अंदर कोई आप इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर दें मार्कर से, ठीक है। हेडिंग्स तो आप वैसे दे रहे हैं। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने डायग्राम्स ज़रूरी बनानी है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको कहा कि एक पार्ट में अगर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम्स बना दें। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन
क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब में आपने कोशिश करनी है कि आप डायग्राम बनाएं। अगर बुक में किसी कोई ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है लेकिन बुक में उसके डायग्राम नहीं बनी हुई, तो आप की बुक खोल के देखें कि बुक में कोई भी अच्छी की बुक आप ले लें, उसमें डायग्राम ज़रूर बनी होगी, ख़ास तौर पर बायो की। ठीक है, तो बायो के तो आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बना के ही आनी है। दूसरी बात होती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं होता कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी डायग्राम है। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है तो ज़ाहिर है उसमें आप कोई डायग्राम वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अक्सर जो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं उनमें डायग्राम्स होती हैं, ग्राफ होता है, डायग्राम होती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर रिएक्शन वाला सवाल है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया, तो उसमें तो अगर आपने रिएक्शन को ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है तो वो तो वैसे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई थ्योरी वाला सवाल है जिसमें आपने थ्योरी लिखी हुई है तो उसके साथ कोई डायग्राम, कोई ग्राफ वगैरह ज़रूर ऐड करना है आपने। और बायो में तो हर सवाल में आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीका। अच्छा, आखिरी चीज़ जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। ये जो बच्चे पहले पेज पर पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने गलत लिख दिया, फिर उसको क्रॉस करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इस तरह बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और दूसरा एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है जब आपने कटिंग की होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अभी जो आप अपनी एकेडमीज़ में या कॉलेजेस में टेस्ट दे रहे हैं, इंक रिमूवर का बिल्कुल यूज़ ना किया करें। जब आप इंक रिमूवर लेंगे ही नहीं तो आपकी आदत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंक रिमूवर, हाँ, मैं तो जब भी बोर्ड का पेपर देने गई हूँ मैं इंक रिमूवर लेके ही नहीं गई, और अगर कभी लेके भी गई हूँ तो वो एग्जामिनर वहाँ पे पहले ही ले लेते हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो इंक रिमूवर का आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप इंक रिमूवर से रिमूव करते हैं ना और फिर उसके बाद दोबारा लिखते हैं तो वो एक बहुत बुरा सा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, नीट नहीं लगता पेपर। और कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, सोच समझ के सवाल आपने लिखने हैं। ठीक है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सारा पेपर आता होता है लेकिन एक लॉन्ग रह जाता है, 2 लॉन्ग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में वो प्यारा प्यारा करके लिखते हैं, ठीक है, बहुत स्लो स्लो करके लिखते हैं और एंड में टाइम ही नहीं बचता पेपर अटैम्प्ट करने का। तो मैंने आपको बताया कि आपने एटलीस्ट मतलब अपना जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन को विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, और कम से कम 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट आपके पास ज़रूर होने चाहिए अपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट आपने ज़रूर रखने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए, वरना आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू से ही आपने अपना टाइम मैनेज करके चलना है, ना बहुत स्लो लिखना है ना बहुत तेज़ लिखना है कि आपका पेपर मतलब अच्छा ना लगे। तो पेपर को भी नीट रखना है और टाइम को भी मैनेज करके चलना है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप अपनी क्लास में टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विदिन टाइम अपना पेपर कंप्लीट करेंगे, तो फिर आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई वो ये कि आपके पास बोर्ड के पेपर में लिमिटेड शीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने चेक करते रहना है कि कहीं शीट्स तो नहीं ख़त्म हो गई। तो अगर शीट ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपके पास बेशक जितना मर्ज़ी टाइम हो आप क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने शीट्स का भी ख्याल रखना है। कुछ बच्चे होते हैं 2-2 3-3 लाइन्स की हेडिंग डाल रहे होते हैं, तो ऐसे आपने नहीं करना है। हेडिंग आपने सिर्फ एक ही लाइन की देनी है, बस उसको मार्कर से देना है ताकि वो प्रोमिनेंट लगे। ठीक है, देनी आपने एक ही लाइन की है और अपनी शीट्स को बचा बचा के यूज़ करना है ताकि एंड पे आपके पास शीट्स ख़त्म ना हो जाए। एक और पॉइंट ये कि आपने मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रा करनी है मार्कर के साथ। ठीक है, अगर मार्जिन लाइन ड्रा नहीं हुई हुई तो इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। तो मार्जिन लाइंस मार्कर के साथ आपकी ड्रा हुई हुई हो पेज के दोनों साइड्स पर। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग FSC या MD कैट तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।